टीचर के रूप में हम फेल हैं कि आपकी दृष्टि ही हम विकसित नहीं कर पाए, तो हम तो फेल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है। हम जो है पढ़े लिखे दलितों ने हमें धोखा दिया, वो तो खुद ही बोले हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आप पूर्व प्राध्यापक रह चुके हैं, अभी क्या बदलाव देख रहे हैं? चिंतित भी है कि राष्ट्र निर्माण में जो जवाहरलाल नेहरू ने योगदान दिया था हमारे विश्वविद्यालय ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, अब हम उससे वंचित महसूस करते हैं। नफरतों के जहान में प्यार की बस्तियां बसानी है, तो प्यार की बस्तियां बसानी है कि प्यार का दुकान खोलना है? बलिदान देना पड़ता है मोहब्बत में, कि दुकान में नहीं मिलता है खरीदने से। अखबार का आर्टिकल और जर्नल का आर्टिकल बहुत अंतर होता है, तो ये फैक्ट के आधार पर जर्नलिस्ट काम करते हैं। जेएनयू के टीचर का सबसे बड़ा यही गुण है कि अपने विचार को कभी दूसरे पर थोपता नहीं। माले मालाकार कल्याण समिति बिहार के तत्वाधान में आज यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर एस.एन. मालाकार जो जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि नई शिक्षा नीति को लेकर भी यहाँ पे बातचीत हुई है, बिहार की जो शिक्षा नीति है उसको कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात ये है कि ये दो भागों में बटा हुआ बहस है, एक महात्मा फुले जी का सामाजिक संघर्ष एवं वर्तमान शिक्षा नीति। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति को केवल ऐसे कि हमारे सामने है उसको समझ लें, वो बात नहीं है। हम इसको हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से देखेंगे कि जो राज्य और समाज का चरित्र बदलता गया, कैसे कैसे शिक्षा बदलती गई है, उसके संदर्भ में आज ये यात्रा करके जो ये शिक्षा नीति आई है, इसकी यात्रा पर हम बोलेंगे। ये शिक्षा नीति की इतनी बड़ी यात्रा हुई है, जबकि हम जब स्वतंत्रता मिली तो अशोक मेहता कमेटी आया, उसके बाद कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन के बाद जो है अंबानी कमीशन आया, अंबानी कमीशन के बाद जो है ये जो है फिर 10+1+2+3 का कंसेप्ट आया, +2 बाद में एमए 2 वर्ष का। अब जो है फिर बाद में उसको संशोधित किया 10+2+3+3+2, ये किया। तो ये जो अंक गणित चल रहा है शिक्षा में, ये क्या खेल है? अब है 5+3+3+4+1, मतलब आप बीए 4 वर्ष करने के बाद 1 वर्ष में आपका एमए होगा। ये क्या खेल है? ये किस तरह से यात्रा की है हमारी शिक्षा नीति यहाँ जो पहुँची है? हम उस पर बताते हैं, लेकिन अब समय नहीं है तो बताएंगे कुछ है। अभी आपको भी मालूम होगा, बस एक दिन पहले की ही बात है, बीपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज भी की गई है। देखो, ये कोई अनायास चीज़ नहीं है। बेरोजगारी का सवाल है, लोग नौकरी चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, नौकरी में बहुत हार्डल है, लोग लड़ते हैं, लाठियाँ चार्ज, सत्ता का चरित्र होता है कि लाठीचार्ज होना है तो वो करते हैं। यह है एक अनायास कोई घटना नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली, समाज में संघर्ष करने वाले हर लोगों के साथ आज ही नहीं पुराने जमाने से होता रहा है। आप ये स्टूडेंट मूवमेंट जो है, इसका कोई भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं है। इंटरनेशनल डायमेंशंस में जब फ्रांस में स्टूडेंट उठ गया था, चेकोस्लोवाकिया में स्टूडेंट उठ गया था, तो उसका क्या कैरेक्टर था? ज़रा सोचने वाली बात है कि हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र आंदोलन के साथ हम अपने आंदोलन के चरित्र को नहीं जोड़ते हैं। वो तो इस पर बहुत बहस होगी तो और भी बताएंगे, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, इसलिए कि सत्ता के चरित्र और संघर्ष करने वाले लोगों के बीच में यह अमूमन होता ही रहा है। तो ये इस पर हमको कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आप पूर्व प्राध्यापक रह चुके हैं, अभी क्या बदलाव देख रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह से एजुकेशन को अब जो है बेचा जा रहा है, बिल्डिंग बेचे जा रहे हैं, उसके एजुकेशन ख़त्म कर दिए। एजुकेशन करने का जो मेथड था, मेथडोलॉजी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से अब उसमें कुछ बच नहीं रहा है जान, क्योंकि अब जो है वो भी परीक्षा जो राष्ट्रीय परीक्षा है उसके आधार पर लिया जा रहा है, लेकिन पहले जेएनयू के लोग अपने से परीक्षा लेते थे। इसलिए हम बहुत चिंतित भी हैं कि राष्ट्र निर्माण में जो जवाहरलाल नेहरू ने योगदान दिया था हमारे विश्वविद्यालय ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, अब हम उससे वंचित महसूस करते हैं।
कैसे वंचित महसूस कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे विद्वता का कोई अब कदर नहीं। अब खाली जो है व्यावसायिक आपका चरित्र विकसित हो गया तभी आप सरवाइव करेंगे। अब हमारे पढ़ने लिखने का महत्व बहुत कम है। पहले हम लोग जर्नल्स कोट करते थे आर्टिकल में, आजकल लोग अखबार कोट करते हैं आर्टिकल में, तो दोनों में अंतर आया। अखबार का आर्टिकल और जर्नल का आर्टिकल बहुत अंतर होता है। जर्नलिस्ट और एकेडमिशियंस दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो हम एक बार अरफा खानम का, हम टीचर हैं, अरफा खानम पीएचडी कर रही थी तो हम गए थे, मैं ऐसे ही बता दिया कि हम क्या अंतर है, संक्षिप्त में बताइए। अंतर तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि एकेडमिशियन गोज विद द कॉजल रिलेशन और जर्नलिस्ट गोज विद द फैक्ट्स। ये फैक्ट के आधार पर जर्नलिस्ट काम करते हैं, तथ्य के आधार पर, तथ्य सही गलत उसके आधार पर काम करते हैं। और एकेडमिशियन कॉजल रिलेशन, कारण और कार्य के संबंधों का विश्लेषण करते हुए कोई चीज़ को बोलता है। दोनों में यही अंतर है मुख्य रूप से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर वर्ड का एक अपना माने है और उस माने को अच्छी तरह नहीं समझेगा। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग है, थ्योरी अलग चीज़ है, सबका अलग अलग शब्द का माने जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन उनके विचार, संविधान की बातें, भीमराव अम्बेडकर जिनकी आवश्यकता है वो अपना उसका उपयोग करना चाहते हैं। अब जो है जिनको भी आवश्यक हो रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने से मेरा काम बनेगा, वो ले रहे हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर क्या थे, उन्होंने तो साफ कहा कि दलितों ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारा यदि कारवां हम लेके चल रहे हैं, हमारे कारवां को वो छोड़ दें, ये जहाँ पहुँच जाएगा अपने से, लेकिन हम जो है पढ़े लिखे दलितों ने हमें धोखा दिया। वो तो खुद ही बोले हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज़ हैं, किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही? जब दलित आंदोलन का गिरता हुआ स्तर देखा तब उन्होंने कहा ना कि खाली रिजर्वेशन से बड़े बड़े लोग हो गए, एक वो दलित के लिए नहीं लड़ना चाहता है, एक प्रोफेसर दलित के बारे में बोलने नहीं चाहता है, एक प्रोफेसर दलित के सवाल पर लड़ना ही नहीं चाहता है, वो चुप्पी मार देता है। तब जब आपको रिजर्वेशन मिला हमारे संघर्ष से और आप कुछ बोलिए नहीं रहे, तो हम दलित क्या सब पैसा ले रहे हैं, रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। तो ये तो बाबा साहब को खुद ही, और दलित शब्द बाबा का है ही नहीं, और न ही ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले का शब्द है शूद्र अति शूद्र, समझे नहीं? दलित बाबा का भी नहीं है शब्द। आज तो दलित आंदोलन में ये भी उठ रहा है कि दलित शब्द व्यवहार किया जाए या नहीं, दलित शब्द को लाया जाए कि नहीं व्यवहार में। तो इस तरह का देखो बहुत माइन्यूटली बहुत कुछ चल रहा है भीतर से। उस माइन्यूटली को देखने के लिए नज़र चाहिए, एक सीधा सपाटा आम जिंदगी की नज़र से नहीं देखें क्या गुल खिल रहा है भीतर में, शब्दों का कैसे ओर फेर हो रहा है, ये सब देखने की ज़रूरत है। अब हम कह दें कि मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, कहीं मोहब्बत का दुकान होता है? कबीर ने क्या कहा है, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीश दे ले जाए। इसमें मोहब्बत में तो शीश देना पड़ता है, ये कोई दुकान में मिलेगा क्या? तो व्हाई दिस वर्ड हैज कम दुकान, बिकॉज मार्केटाइजेशन हैज टेकन प्लेस इन दिस कंट्री। तो अब मोहब्बत का भी दुकान। शायद लुधियानवी ने क्या बोला, नफरतों के जहान में प्यार की बस्तियां बसानी है। तो प्यार की बस्तियां बसानी है कि प्यार का दुकान खोलना है? तो ये देखो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कैसे हावी हो रहा है। आप कांग्रेस की बात कह रहे हैं, आप नहीं, राहुल हम गांधी की बात कह रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तुम समझो, हमसे ये मत पूछो। हाँ, लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करके, वो इस पोलराइजेशन की वजह से नफरत। दुकान से सॉल्व होगा कि प्यार से बात होगा, तब होगा कि दुकानें से हो जाएगी, खरीद मोहब्बत की होगी तब जाके नफरत मिटेगा। यही तो सवाल है कि लिबरलाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन कैसे घुस रहा है हमारे साहित्यिक जिंदगी में, हमारे आम आदमी की जिंदगी में
किस तरह से हमें ध्वस्त कर रहा है, हमें किस तरह खत्म कर रहा है। कोई कहेगा कि कबीर बोल देता, कबीर ने कहा प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीश दे ही ले जाए। इसमें बलिदान देना पड़ता है मोहब्बत में, कोई दुकान में नहीं मिलता है खरीदने से। तो ये दृष्टि अलग है कि नहीं? कहना है कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हम ये सब नहीं कहेंगे। ये तो हमारा काम है कि चीज को रख देना, आंदोलन करने की सूझ आए तो करो, नहीं तो जिसको जो करना है करे। नहीं। तो आप बीजेपी नेताओं के, फिर मोहन भागवत हैं, आरएसएस प्रमुख हैं, उनके बयानों को कैसे देख रहे हैं इस दौर में, जो जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं? हम उसके बयानों को देख लेते हैं बस, जो हम समझते हैं कि कितना जरूरत की चीज है, कितना वो हम समझ लेते हैं। नहीं, आपके स्टूडेंट्स आके नहीं पूछते हैं कि सर इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसके क्या मायने हो सकते हैं? स्टूडेंट को हम इतना ज्ञान दे दिए हैं कि तुम अपने से जांच करो कि जो चीज बातें दो लोग बोल रहे हैं उसको तौलो। नहीं दृष्टि विकसित हुई है तो हमने तुमको क्या पढ़ाया? हम फेल हैं, एक टीचर के रूप में हम फेल हैं कि आपकी दृष्टि ही हम विकसित नहीं कर पाए, तो हम तो फेल हुए। हम क्यों कहेंगे क्या चीज़ चुनो? हमारे तो सारे स्टूडेंट हैं, हमारे अंदर तो हर प्रकार के स्टूडेंट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, दलित हैं, आरएसएस है, सबको हमने पढ़ाया है। लेकिन एक दृष्टि के साथ वो यदि किसी चीज़ को चुनने में कामयाब ना हो तब हम क्या कहेंगे? तब हम ही फेल हैं, एक टीचर फेल है। अब वो दृष्टि से कोई चीज़ चुनता है तो वो उसके सोच का सबसे उच्चतम शिखर है। यही सोचा है तो ठीक है भाई, तुमने जो सोचा वो ठीक है। हम क्यों कहें, हम क्यों इम्पोज करें? जेएनयू के टीचर का सबसे बड़ा यही गुण है कि अपने विचार को कभी दूसरे पर थोपता नहीं। उसको कह देता कि ये मेरा विचार है भाई, आपका जो दूसरा विचार बने आप अपने स्वतंत्र रूप से उस विचार को लेकर चलिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, अपने सोच की भी आज़ादी है ना, अपना सोच भी तो उसका स्वतंत्र विकसित हो। आज न कल हमको विश्वास है कि वो सही सोच पर आ जाएगा यदि सोच पर मनन करेगा तब, और नहीं तो बलात् अपने सोच को कि यही हमारा सोच है कहते रहे तो कहते रहे, मिट जाएगा। हम लोग मिट जाएंगे यदि हम जबरदस्ती करेंगे, दूसरे के असहमति को हम उसका कदर नहीं करेंगे, दूसरे के डिसएग्रीमेंट को तो हम मिट जाएंगे। हम नहीं टकरा सकेंगे आने वाले समय से। इसीलिए हम दूसरे के सहमति का भी कदर करेंगे, दूसरे के भी इच्छाओं का हम कदर करेंगे, उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी गलतियां हो या अच्छाइयां हो वो जाने, हम तो उसका कदर करेंगे। एक विचार हमारा जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भी जो देगा उसको हम प्रेम से रखेंगे अपने पास, हम गुस्साएंगे लेकिन उनके अज्ञानता पर प्रकाश नहीं डालेंगे। वो जब पूछेंगे तो बता देंगे कि क्या इसमें आपको कुछ कहना है, तो हम वो उसको बताएंगे कि यही हमारी समझ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए फिट ही हो। हमारी कोई ज्ञान कोई किसी की बपोती नहीं है कि हम ही ज्ञानी हैं। ज्ञान ऐसा चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल है। हवा का हमेशा ज्ञान की चलती रहती है, बवंडर। अब हमारा कौन सा ज्ञान इतनी सा है? हो सकता है मेरे किसी विद्यार्थी का ज्ञान बहुत बड़ा है, हमारा मान लिया जाए कोई विद्यार्थी का ज्ञान बहुत बड़ा हो तो हम उससे कम में हैं, हम उसको नमस्कार करेंगे। हम अपने विद्यार्थी को प्रेम से कहेंगे नहीं तुम जो है तुम्हारा ज्ञान भाई बहुत ऊंचा है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो हमसे टकराते हैं, टकरा करके हमसे शास्त्रार्थ करते हैं और मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ बाद में जाने वक्त कि तुमने मुझे जो है बहुत हमारा नेत्र खोला है, हमको डिफीट किया है, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए इससे ज्ञान छोटा नहीं हो जाता, ज्ञान इससे बढ़ेगा। जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी का जो दौर है वो असहमति का दौर वो खत्म होता जा रहा है? आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते हैं वो हमारे लायक नहीं होते, यानी एक तरह से कह सकते हैं फासिस्ट। कोई दौर जो है, यह कोई दौर जो है एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा बदलाव होना है, चाहे नकारात्मक बदलाव हो चाहे सकारात्मक बदलाव। चेंज में विश्वास रखो। हमने आज भी बताया नहीं कि हम जब बच्चे थे तो छोटे थे, अब हमारा बाल पक गया। ये कहीं न कहीं बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क कर रहा है, साइंस काम कर रहा है, तब हम अपनी इस बुढ़ापे की स्थिति में आए। जी, प्रोफेसर एहसन मालाकार जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।